अरे तथ्य कहाँ गया? क्या बोले थे करने बेटा आपको? सर एग्जांपल बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। एग्जाम्पल बन जाएगा तो एक्सरसाइज अपने आप बन जाएगा। एग्जाम्पल में तो अच्छा था, एग्जाम्पल बन जाएगा, लेकिन समझ के बनाना है, लिखना नहीं, छापना नहीं। चलिए, डाउट है तो बोलिए। लेवल 2 वहीं तक बोले थे ना। एग्जाम्पल 8, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल नंबर 8 और बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 13, चलिए और बोलिए। 33, 34, 35 इधर 13 उसके बाद 35 सर। 13 के बाद और कोई है तो बोलिए। 35 सर। लेवल 2 का है, लेवल 1 चल रहा है, बोले थे ऐसा है सर। 30 मतलब इधर में आपको कोई डाउट है तो बोलिए। इधर ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा सवाल है। लेवल 1 में बहुत बढ़िया है सवाल है। मिडिल टर्म बता देते ना, तुरंत हो जाएगा। और कोई है तो बोलो। चलो ठीक है, और कोई नहीं पूछ रहेगा, फिर हम प्राकृतिक बता ही देंगे। चलो हमको जो ठीक लगता है पहले मैं वही बता देता हूँ, है ना। चलो लिखो, सवाल है, देखो फाइंड इन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। फाइंड इन if the ratio of fifth term from beginning, कुछ किताब है ना आप लोग के पास, क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? सुन लीजिए। फाइंड इन if the ratio of fifth term from beginning to the fifth term from end in the expansion fourth root of 2 plus 1 by fourth root of 3 पे पावर n इज 6:1। n का वैल्यू बताना, रूट 6, ठीक है, रूट 6:2। आपको n का वैल्यू बताना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/4 प्लस 1/3 पे पावर 1/4 लिख सकते हैं, ऐसा बोलिए। आपके पास एक्सपेंशन तो ये फोर्थ ऑफ रूट ऑफ 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/4। ये सबको समझ में आ रहा है? और फोर्थ रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/4, 1/3 पे पावर 1/4, पे पावर क्या जाएगा n, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इसका पांचवा टर्म बिगिनिंग से और पांचवा टर्म इंड से देखना, उसका रेशियो जो है रूट 6:1। अच्छा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो T5 आ जाएगा। अच्छा, इंड से पांचवा टर्म इसका क्या आएगा, कोई बताएगा? इंड से टर्म लिखने का फार्मूला बताया था, इंड से टर्म लिखने का तरीका बताया था, टोटल घटाओ जो पूछा जाता प्लस ए। तो बताओ इसमें टोटल टर्म कितना होगा, n+1, और उसमें पूछा गया पांचवा से, तो n+1 घटाओ 5 और जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा, n-3 हो जाएगा क्या? n-3। अच्छा, n-3 जो आ रहा है, ये n-3 जो टर्म ये आ रहा है, ये बिगिनिंग से आ रहा है या एंड से आ रहा है? ये तो बिगिनिंग से आ रहा है। अरे बिगिनिंग, एंड से पांचवा जो टर्म है, वो एंड से जो पांचवा टर्म वो बिगिनिंग से क्या होगा, n-3वां टर्म होगा। और बिगिनिंग से जब तक टर्म का पोजीशन नहीं काउंट करोगे तो फार्मूला बनाओगे कैसे? यही दिया हुआ रूट 6/1, ये दिया हुआ रूट 6/, ठीक है यहाँ तक।
ठीक है ना? Yes, yes. अब T5 का वैल्यू क्या होगा? फिफ्थ टर्म लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? NC4 लिखते हैं क्या? Yes, sir. फर्स्ट टर्म जो है वो लिखेंगे पावर n-4 और सेकेंड टर्म जो है वो लिखेंगे 3 पे पावर 1/4 पे पावर 4 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये क्या आएगा? n-4 आएगा क्या? इसे एक टर्म में लिखा जाता है। n-3 में घटाएंगे तो क्या आएगा? n-4। अच्छा, यहाँ पे लिखाएगा 2 पे पावर 1/4 पे पावर आएगा n-4 तो 4 आएगा, ये दोनों का डिफरेंस। और 1/3 पे पावर 1/4 पे पावर आएगा n-4। सही लिखा है क्या? बोलो। √6/1। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो। Yes, yes. बोलो भाई आप लोग भी। सही है बेटा? Yes, sir. अच्छा, आपको लगता है कि ये NC4 और NCn-4 बराबर होगा? Yes, sir. ये NCr है, ये NCn-r है, Yes, sir. दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। Yes, sir. तो ये तो अपने आप कटअप छुट्टी हो गया। देखो फार्मूला याद है तो कट गया डायरेक्ट, नहीं आता तो फिर सिंप्लीफाई करते, टाइम लगता। ठीक है। अच्छा, अब ये तुमको क्या लग रहा है? 2 पे टोटल कितना पावर आ रहा है? ऊपर 2 पे पावर आ रहा है, 2 पे ऊपर पावर आ रहा है n-4/4 और नीचे से 2 पे कितना पावर आ रहा है? 1 पावर आ रहा है क्या? Yes, sir. तो डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इनटू ये 3 पे -1 पावर दिख रहा है क्या? बताओ। Yes, sir. क्योंकि ये 4 तो कटेगा तो 3 पे पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर -1 ये दिख रहा है। अच्छा, नीचे यहाँ 3 पे कितना पावर दिख रहा है? बताओ। 3 पे पावर -n-4/4 दिख रहा है क्या? Yes, sir. सोचो, दिख रहा है? क्योंकि 1/3 पे पावर आएगा n-4/4 तो ये आएगा। अच्छा, ये वैल्यू कितने के बराबर है? √6/1। अच्छा, ये उचक के ऊपर जाएगा तो पावर 1 घट जाएगा यहाँ पे क्या? Yes, sir. बोलो। Yes. तो ये 2 पे टोटल कितना पावर आ जाएगा? n-4/4 और -1। अच्छा, ये 3 ऊपर उचक के जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 पे पावर n-4/4 -1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. सोचो जरा। Yes, sir. ये आ जाएगा √6/1 तो √6 ही होता है। अच्छा, ये नहीं लग रहा है आपको कि ये दोनों पावर सेम है दोनों जगह? Yes, sir. Yes, तो sir. पावर सेम होने से बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 पे टोटल कितना पावर आ जाएगा? n-4 -4/4 बराबर 6 पे पावर हाफ लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. अच्छा, बेस सेम होने से पावर इक्वेट किया जा सकता है क्या? Yes, sir. तो n-8/4 बराबर क्या दिख गया आपको? 1/2। 2 से ये कट जाएगा, n-8 बराबर 2 तो n बराबर 10 दिख गया क्या? Yes, sir. Yes. ये आपका आंसर। समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. सबको समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से इसको। हो गया? बोलो बेटा। चलिए, अब थोड़ा सा मिडिल टर्म के बारे में समझ लेते हैं। मिडिल टर्म क्या होता है पहले इसको समझ लो।
तो अपने आप तुमसे बनने लगेगा मिडिल टर्म वाला सवाल, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। मिडिल टर्म को कोई डिफाइन कर सकता है। मिडिल मतलब बीच में जो आ है ना, वो टर्म जो बीच में आता है ना, बीच में जो पोजीशन रखता है टर्म, उसी को बोलते हैं मिडिल टर्म। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं मिडिल टर्म को? मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5। अब देखो इसमें मिडिल टर्म ये है, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म मिडिल टर्म है। तीसरा टर्म मिडिल टर्म क्यों है? क्योंकि बिगिनिंग से तीसरा टर्म जो है और एंड से तीसरा टर्म दोनों से बराबर दूरी पे है ना। तीसरा टर्म जो है बिगिनिंग से और एंड से क्या इक्वल दूरी पे है क्या, बताओ? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। यहाँ पे मिडिल टर्म जो है ना चौथा टर्म है। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है ना, चौथा टर्म। क्योंकि चौथा ऐसा टर्म है जो बराबर दूरी पे है बिगिनिंग से और क्या एंड से। शुरू से और लास्ट से जो बराबर दूरी पे जो टर्म होता है ना उसको बोलते हैं मिडिल टर्म, ठीक है ना। शुरू से और एंड से मतलब शुरू से और अंत से जो बराबर दूरी पे टर्म होता है उसको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या समझ में आ रहा, बोलो? बराबर दूरी पर आता है। हाँ, तो मिडिल टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? द पोजीशन ऑफ द टर्म विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। लिखो मिडिल टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखो द पोजीशन ऑफ द टर्म, द पोजीशन ऑफ द टर्म, पोजीशन ऑफ द टर्म which are equidistant, which are equidistant। equidistant का मतलब क्या होता है? बराबर दूर, है ना। which are equidistant, equidistant, EQUIDISTANT from beginning, beginning BEGNINING। सही लिखा है क्या? डबल डबल एन होता है। BEGI ए ऐसे बिगिनिंग डबल एन। चलो फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम इन एंड फ्रॉम, है ना, is called middle term, is called middle term। लिख लो middle term। चलो यहाँ तक तो ठीक है बेटा, है ना। अच्छा एक लिखते हैं ना T1, T2, T3, T4। इसमें देखो दो टर्म जो है ना बराबर दूरी पे आ रहा है। देखो ये बिगिनिंग से दूसरा है और ये बिगिनिंग से तीसरा है, तो ये एंड से दूसरा और ये बिगिनिंग से तीसरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म हो जाए, T1, T2, T3, T4, T5, T6, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ देखो, ये बिगिनिंग से तीसरा है और ये बिगिनिंग से चौथा है, लेकिन ये वाला वैल्यू एंड से तीसरा और ये वाली वैल्यू एंड से चौथा। तो यहाँ पे ये दो मिडिल टर्म आ रहा है। तो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप क्या? किसी सिचुएशन में एक मिडिल टर्म होता है और किसी किसी सिचुएशन में दो मिडिल टर्म हो रहा है। ऑब्जर्व करिए, कहाँ मिडिल टर्म एक हो रहा है? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो रहा है तो मिडिल टर्म 1 हो रहा है। देखिए यहाँ 5 टर्म है तो एक मिडिल टर्म, यहाँ पे 7 टर्म है तो एक मिडिल टर्म। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीक्वेंस में ऑड होता है तो मिडिल टर्म क्या होता है? एक। ओनली वन मिडिल टर्म का कंडीशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी ऑड। ओनली वन मिडिल टर्म का कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी ऑड। समझ में आ रहा है क्या? और दो मिडिल टर्म का कंडीशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी। तो
आप ये भी लिख सकते हैं नोट में, नोट में लिख लीजिए आप। क्या नोट में लिख लीजिएगा बेटा, एक ही मिडिल टर्म आना चाहिए, उसका कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, है ना, ऑड मतलब विषम होता है, ठीक है। तो लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, एक लिखो अंग्रेजी में, कंडीशन फॉर ओनली वन मिडिल टर्म। क्या कंडीशन हो गया बेटा, बोलो, बोला जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस बी ऑड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब इसमें और ज्यादा क्या बताने की जरूरत है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस बी ऑड, क्या होगा, इसी तरह से लिख लो, कंडीशन फॉर ओनली, कंडीशन फॉर टू मिडिल टर्म, क्या होगा कंडीशन फॉर टू मिडिल टर्म, बताओ, कंडीशन फॉर टू मिडिल टर्म, क्या कंडीशन बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस बी इवन, इवन मतलब सम, है ना। अब मिडिल टर्म का मतलब तुम समझ ही रहे हो। अब जैसे देखो, अब ऐसे भी बता सकते हो, अब इसमें याद नहीं रखना है, ये बस ये चीज समझ में आ गया, अब अपने निकाल सकते, कितना फार्मूला याद है। अब जैसे देखो क्या है, टोटल 13 टर्म होगा, अगर टोटल 13 टर्म है तो बीच में क्या आएगा, 6 लेफ्ट होगा 6 राइट होगा, तो बीच में 7 आ जाएगा। तो तरीका क्या हो, 13 टर्म है तो उसमें से एक छाड़ दो, जो छाटेगा वही मिडिल टर्म होगा। 6 लेफ्ट हो गया 6 राइट हो गया, अरे 12 का 2 टुकड़ा बना दो, 6 लेफ्ट 6 राइट, तो छठा कौन था, 7वां मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं टोटल टर्म्स 39 है, एक रिमूव करो 38 का टुकड़ा बनाओ दो, 19 लेफ्ट 19 राइट, तो बीच में कौन आएगा, 20, मिडिल टर्म कौन होगा, 20 में। समझ में आ रहा, बोलो। अच्छा, यानी कि होता क्या है, जब मैं मिडिल टर्म की बात करता हूं, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है, तो जब मैं मिडिल टर्म की बात करता हूं तो क्या करता हूं, एक रिमूव कर देता हूं, जो बचा हुआ टर्म है उसका 2 टुकड़ा करता हूं, उतना लेफ्ट होता है और राइट होता है, समझ रहे हो ना। अब जैसे टोटल टर्म्स अगर आपके पास 2n+1 है, तो इसमें से एक रिमूव कर दिया, बच गया 2n टर्म, 2n का 2 टुकड़ा बनाया, एक लेफ्ट n और राइट n, तो मिडिल टर्म कौन होगा, n+1, लेफ्ट n है राइट n है, तो मिडिल टर्म कौन होगा, n+1। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 था तो आपने देखा था, 4 था तो मिडिल टर्म था दूसरा और तीसरा, 4 था तो मिडिल टर्म था दूसरा और तीसरा, तो 4 का आधा किया 2, तो वो तो 1 होगा और उसका अगला। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10 का आधा क्या होगा, 5, तो एक तो 5वां होगा और उसका अगला 6ठा, 5वां और 6ठा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अच्छा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है तो 20 का आधा किया 10, तो एक तो 10वां हो जाएगा और एक 11। समझ में आ रहा है सबको, तो अब इसमें लिखने की जरूरत है क्या, आप तो समझ में आ रहा। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, 2/3x² माइनस 3/2x पे पावर 20। अब बताओ इस सवाल में टोटल कितना मिडिल टर्म होगा, 1 2 इंडेक्स अगर 20 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 21 होगा। इंडेक्स 20 है तो एक्सपेंड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 21। 21 ऑड होता है या इवन होता है, ऑड होता है। तो इसका मतलब एक अलग किया तो 20 का 2 टुकड़ा बनाया 10,
10 लेफ्ट 10 राइट, तो मिडिल टर्म कौन होगा 11। तो 11th टर्म बी द मिडिल टर्म। फार्मूला कितना याद रखोगे? समझ में आया क्या? अब 11th टर्म का वैल्यू कोई लिख सकता है क्या? क्या होगा 20 सी। 11वां टर्म में तो यहाँ 10 लिखाएगा क्या? यहाँ 2/3 x स्क्वायर पे पावर क्या आएगा 20 घटाओ 10। और सेकेंड टर्म है -3/2x पे पावर कितना आएगा 20। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या? यस सर। सॉल्व कर सकते हो 20 सी 10। अब हम क्या सॉल्व करें? 2 पे पावर 10 बाई 3 पे पावर 10 इंटू x पे पावर 20 इंटू -3 पे पावर 10 और 2 पे पावर 10 इंटू x पे पावर 10। तुमको लगता है कि 2 पे पावर 10 2 पे पावर 10 कट जाएगा? यस सर। और ये भी लगता है 3 पे पावर 10 -3 पे पावर 10 भी कट जाएगा? अरे भैया माइनस पे इवन पावर तो पहले तो प्लस ही है। तो बचा क्या हमारे पास बताओ? 20 सी 10 इसको नहीं सॉल्व करना। x पे पावर 10 बचेगा क्या? x पे पावर 20 बटा x पे पावर 10। समझ में आ रहा है सबको? बोला जाए एक और जल्दी सा बना लो। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। क्या लिखना है यार सर? फर्जी चीज क्या लिखना है? तो तरीका कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे करोगे। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस x³ / 6 माइनस x³ / 6 पे पावर 7। बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना होगा? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें टोटल? 8। कै को मिडिल टर्म होगा? 2। कौन कौन होगा? चौथा और पांचवा। ठीक है यार, सीधा सीधा। फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म बोथ आर मिडिल टर्म। क्यों ऐसा हुआ समझ में आया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था n प्लस 1 मतलब 8। तो इवन नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म होगा। 8 का आधा किया 2 4 हुए और अगला उसका पांचवा। तो आपका T4 का वैल्यू निकालना है, T4 का वैल्यू निकालना है। तो 7 क्या लिखाएगा? C3 लिखाएगा क्या? हाँ सर बोलिए सर। 7 C3 लिखाएगा क्या बताओ? और 3x पे पावर 7 घटाओ 3 लिखाएगा। अच्छा b का वैल्यू क्या है? x³ / 6 या -x³ / 6? क्योंकि बीच में प्लस होता है। इतना तो समझ में आता ही है, बताया गया है। पे पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए 7 C3 3 पे टोटल कितना पावर आएगा 4। x पे यहाँ पे कितना पावर आएगा 4 माइनस x पे कितना पावर आएगा 9 आएगा क्या? बोलो बोलो। और 6 पे कितना पावर आएगा 3। अच्छा यहाँ पे 7 C3 और ये -1 पे 9 पावर बाहर कर सकते हैं क्या? ये -1 पे 9 पावर। अच्छा ये बन गया 3 पे पावर 4 बाई 6 पे पावर 3 x पे पावर 4 इंटू x पे पावर 9 होगा क्या? बोलो। -1 पे पावर 9 क्या हो जाएगा? -1। तो -7 C3 और ये तो सॉल्व कर ही लोगे। छोड़िए सर, हम सॉल्व थोड़ी करेंगे, देखो आ जाएगा कर लोगे बेटा? यस सर। क्या ऐसे ही पांचवा टर्म निकाल पाओगे? यस सर। बोला जाए निकाल लोगे ना? यस सर। चलो निकाल लोगे हमको लगता है। सिमिलरली फिफ्थ टर्म निकाल लेना, बताने की जरूरत है क्या? अब एक और कर लेते हैं, एक 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, सीखें। देखो सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 1 by x पे पावर 2n। So that the middle term in the expansion of x minus 1 by x पे पावर 2n is
1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 पे पावर है। ये कह रहा है इसके मिडिल टर्म में, इसका जो मिडिल टर्म आएगा ना उसका वैल्यू ये होगा। बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2n plus 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो उनका। 2n plus 1। अब 2n plus 1 का जो सर्कल आएगा वो क्या होगा? इवन होगा या ऑड होगा? सोच के बताओ। 2n plus 1 जिंदगी भर हमेशा ऑड ही रहेगा, कभी इवन नहीं हो सकता है। सिस्टम का बोलो आगे एकदम। अब कितना मिडिल टर्म होगा? 1। कौन सा मिडिल टर्म होगा? n plus 1 n plus 1। एक अलग किया, बचा 2n। 2n का टुकड़ा बनाया n और n, तो n क्या? n लेफ्ट n राइट, तो कौन सा? n plus 1। तो here n plus 1 टर्म भी मिडिल टर्म होगा बोला जाए। जल्दी ले बता देना हमको। सही है क्या बेटा? yes sir अब आपको लगता है कि n plus 1 टर्म का वैल्यू निकाल पाओगे? yes ठीक, n plus 1 क्या जाएगा? 2n। यहाँ n plus 1 तो यहाँ क्या लगेगा? n। फर्स्ट टर्म क्या है? x। के पावर क्या आता है? ये दोनों का डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या है? -1/x। के पावर क्या आता है? बेस n। चलेगा? yes ये बना 2n/cn। x पे पावर n इंटू -1 पे पावर n बटा x पे पावर n। बोलो ये कटम कुट्टी। अच्छा ये -1 पे पावर n, सर वो -2 पे पावर n -2 पे पावर n को नहीं होना चाहिए। देखिए बनाएंगे तो पता चल जाएगा गलत है। ये आ जाएगा 2n/cn। बोलो yes sir अच्छा इसको एक्सपेंड कर सकते हो। 2n/cn का वैल्यू क्या होगा? 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल गुना n फैक्टोरियल। yes sir अच्छा आपको याद है 2n फैक्टोरियल को हम लिखते थे बहुत पहले, बहुत बार बताया। 2n फैक्टोरियल लिखने का तरीका बताया था 2 पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू सारा ऑड नंबर। yes sir चलो ठीक है, तुमको चक्कर आ रहा है तो हम पूरा कर देते। 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 पूरा लिख देते, खास तुम्हारे लिए। इंटू 2n लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। yes sir और नीचे क्या आएगा? n फैक्टोरियल गुना n फैक्टोरियल। अगर वो रिजल्ट आपको याद है तो जल्दी हो जाता, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। बट बहुत सारे लोग को रिजल्ट नहीं पता है तो इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या है इसमें देखो, इसमें मैं क्या करूंगा? जितना इवन वाली सर्कल उसको अलग कर लूंगा। इवन वाली क्या आएगा? 2 4 6। लास्ट इवन कौन आएगा? 2n। और जितना ऑड वाली सर्कल उसको अलग कर लिया और सबको गुना करते हैं तो ये अपना आ जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है लगता है। सर 2n एक्शन होना चाहिए वहां पे। -1 पे पावर n, ठीक है, -1 पे पावर n। अच्छा इसमें क्या करता हूं मैं? जितना भी इवन वाली सर्कल उसको अलग कर देता हूं। 2 गुना 4 गुना 6 इस तरह से 2n। और जितना ऑड वाली सर्कल उसको एक साथ गुना कर दिया। 1 3 5 से लेके 2n-1। चमका क्या बोलूं? अरे वही चीज को मैंने दूसरे तरीके से, ये सारा इवन वाली, ये सारा ऑड वाली। ठीक है, नीचे क्या आएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। n फैक्टोरियल गुना n फैक्टोरियल। अब ये तुमको लगता है ये हर एक वैल्यू 2 का मल्टीपल है, क्योंकि हर एक इवन नंबर पे 2 तो फैक्टर आ जाएगा। अच्छा 2 निकलेगा यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो 2 2 n बार अगर निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पे पावर n आएगा क्या? तो ये बन जाएगा -1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n। ठीक है। अब कोई कहेगा कि -1 पे पावर n को आप -1 और +1 क्यों नहीं लिख रहे? क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मेरे को n पता नहीं क्या है। n अगर इवन होगा तो -1 पे पावर n का वैल्यू 1 हो जाएगा। n अगर ऑड होगा तो -1 पे पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो n के बारे में डिसाइडेड नहीं है कि इवन है या ऑड, तो ऐसे रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1 2 3।
लेके कहाँ तक, n तक बचेगा क्या बोलो, Yes. और ये तो सारा और रह ही जाएगा 2n माइनस 1, समझ में आ रहा है क्या, और नीचे n फैक्टोरियल गुना n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है क्या, एक तो एक फैक्टोरियल से कट जाएगा, क्योंकि 1 से लेके n तक का गुना n फैक्टोरियल होता है बेटा, Yes. क्या होता है 1 से लेके n तक का गुना n फैक्टोरियल, सही है, Yes, sir. बोलो, हाँ सर। ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा -1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n इंटू सारा ऑड नंबर, तो आंसर यही है और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो ये सुधार लेना है ना, क्वेश्चन में सुधार लेना, -2 पे पावर n के जगह पे क्या है, चलो ये -2 पे पावर n लिख ही सकते हैं, इसको लिख ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, सही है सब, क्योंकि इंडेक्स सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 के पावर n, ठीक है, सही है, सही। आरडी सर बड़ा स्मार्ट आदमी है बाबू, ऐसा नहीं, बहुत विद्वान आदमी है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, आर.एस. अग्रवाल नहीं, ऐसे आर.एस. अग्रवाल भी बहुत विद्वान है, ऐसा नहीं, वो लोग बहुत विद्वान आदमी है, क्या बोला, नहीं मिले तो नहीं, कभी वैसा मतलब किस्मत नहीं रहा उनसे मिलने का, हैं? हम लोग कहाँ लिखेंगे, बहुत मेहनत लगता है लिखने, सर ब्लैकबोर्ड पे नहीं लिख पाते तो बुक लिखेंगे। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, सर आपको ब्लैकबोर्ड पे लिखने में कष्ट होता है ना, तो वैसे लिख लिया बेटा, चलो एक नोट लिखोगे बेटा, एक नोट लिखोगे, चलो एक और एनसीईआरटी का सवाल है, ये बना सकते हो क्या तुम लोग, हमको लगता बना सकते हो, ये सब कुछ नहीं, एक नोट में लिखोगे, आपको मैंने कभी कभी बताया था एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू, एक बार हमने बताया था, याद करो, एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू बताया था आपको, ठीक है, आर अगर एन अगर इवन है तो आर n/2 होता था, बताया था, कॉम्बिनेशन में बताया है, ठीक है, लिखाया था, ठीक है, लिखाया भी होगा, पता नहीं, पता भूल जाते हो आप लोग इतना जल्दी, तो कैसे होगा, एनसीआर मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर n इवन है तो r n/2 होता है, और अगर n ऑड है तो r का वैल्यू या तो n-1/2 होगा या फिर n+1/2, लिखा है, आपको नहीं याद है, पता नहीं, एक हम सवाल भी बताए थे, 20 फ्रेंड था, ठीक है, मतलब एक आदमी है, उसके दोस्त 20 दोस्त हैं, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज करना है, तो 20 CR वाला बताए थे, तो आर का वैल्यू हमने 10 बताया, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, भूल जाते हो आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो, लिख लो, नोट में लिखोगे, द मिडिल टर्म कंटेन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, the middle term contain greatest binomial coefficient, the middle term contain greatest binomial coefficient, लिखा, एनसीआर का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब एनसीआर कहाँ यूज होगा, मिडिल टर्म यूज, जब एनसीआर, देखो एनसीआर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये एनसीआर कहाँ यूज होगा, मिडिल टर्म। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, NC0, NC1, NC2, ये सारे आइटम बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब NC0, NC1, NC2, ये सारे जो है मैक्सिमम, ये सारे में सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, NC0, NC1, NC2, NC3 में सबसे बड़ा वैल्यू कब होगा, जब बेस वाली वैल्यू कहाँ आएगा, मिडिल टर्म में, समझ रहे हो, ठीक है ना, याद रखना, अब लिख लो, इसी में लिख लो, सुनना, अगर हम एक्सपेंशन लेते हैं x + a पे पावर a,
ठीक है ना? तो इसमें n हम इवन मानते हैं, इफ n भी इवन। अगर n को हम इवन मानते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा टोटल? n+1। मिडिल टर्म कौन होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, बताओ मिडिल टर्म कौन हो जाएगा? मिडिल टर्म n+1/2 थोड़ी होगा, मिडिल टर्म होगा n/2h+1, क्योंकि अभी ने बताया था ना, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है, ठीक है, तो उसमें से एक टर्म अलग कर लेते, तो एक अलग कर दिए तो बच गया n का आधा, दो टुकड़ा बनाया, n/2 लेफ्ट, n/2 राइट, तो मिडिल टर्म कौन होगा? n/2+1। तो यहाँ पे मिडिल टर्म होगा भी n/2+1 टर्म। अब तुम सोचो n/2h+1 टर्म में r का वैल्यू क्या होगा? अगर हम tn/2+1 लिखेंगे तो यहाँ पे n तो लिखाएगा ही, और c ये यहाँ पे बेस में क्या आएगा? इससे एक टर्म आता है क्या? बोलो, तो ये n/2 होगा क्या? इसका मतलब अगर n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? nc0, nc1, nc2 में nc(n/2). तो ये मैं बोला कि अगर n इवन है तो ncr का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब r का वैल्यू n/2 आ रहा है ना, देखो। और जब नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा ऑड हो जाएगा, अगर n आपका ऑड हो गया तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गया, और इवन टर्म्स अगर होता है तो क्या करते हैं? उसका आधा कर देते हैं, वो तो एक होता है और अगला उसका, तो एक तो मिडिल टर्म होगा n+1/2h और दूसरा होगा n+1/2+1 होगा। बोलो बोलो। अच्छा, जब हम ये टर्म लिखेंगे n+1/2h टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे n+1/2 -1 आएगा, ये वैल्यू क्या हो गया? nCn-1/2 हो गया क्या? बोलो। और जब हम ये टर्म लिखेंगे तो वहां पे क्या आएगा? nCn+1/2+1 -1, ये कट जाएगा, nCn+1/2 होगा क्या? यानी कि n अगर ऑड है तो r का वैल्यू या तो n-1/2 होगा या तो फिर n+1/2 होगा, और दोनों का वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जोड़ क्या है? n के बराबर आ रहा है, ये दोनों का जोड़ n के बराबर है, तो ये nCr है तो ये nCn-r है। समझ में आ रहा है क्या? ये nCr है तो ये nCn-r। तो अगर n इवन है तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, अगर n इवन है तो एक ग्रेटेस्ट टर्म होगा, कौन होगा? nCn/2। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा? और अगर n ऑड है तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, एंड बोथ हैव सेम वैल्यू, nCn+1/2 और nCn-1/2। याद रखना, लिख लो नोट में। if n be even, अब बताओ n इवन होगा तो कितना ग्रेटेस्ट टर्म होगा? देयर आर ओनली वन ग्रेटेस्ट टर्म, है ना? If n be even, then greatest binomial coefficient, लिख लो, then greatest binomial coefficient, greatest binomial सबसे बड़ा, greatest मतलब सबसे बड़ा, binomial coefficient COEFFICI, ठीक है। If n be even, then greatest binomial coefficient is equal to होता है nCn/2, nCn/2 लिखा। If n be odd, if n be odd, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है क्या बेटा? पूरा ब्लर आ रहा है, कब से आ रहा है बताओ? अच्छा हो गया, ठीक हो गया। लिखो लिखो, इफ n बी ऑड, लिखो
If n be odd, then greatest binomial coefficient, ये ऑनलाइन पढ़ा रहे, ऑनलाइन नहीं होता, कोफिशिएंट b क्या हो जाएगा, इक्वल टू NCn-1/2 और NCn+1/2। याद रखना, NCn-1/2 और NCn+1/2। अच्छा बताओ, n अगर 50 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 50 से 25 हो जाएगा, है ना। अगर n 57 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 57-1/2 56, मतलब क्या हो जाएगा 57 C28। क्या बोल रहे हो, क्या बोलो बेटा, ग्रेटेस्ट टर्म एक होता है, हाँ एक होता है, तो हम दो लिख दिए क्या। हेलो तृप्ति बोलो, क्या बोल रही बेटा, हेलो दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं है, यहाँ लिख के भी दिखाया, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा या सेम आएगा, बोलो सेम आएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड आइटम है तो ये क्या है, रिजेक्टेड है। नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ बेज ऑफ रिजेक्शन सेम होता है ना। हमने फार्मूला लिखा था NCR बराबर NCn-r। अगर इसमें से ये घटा दो तो ये देखो आ जाएगा ना, बोलो वेरी गुड, ठीक। अब चलो लिखो, अब एक और टाइप का सवाल आता है आपको कोफिशिएंट लिखने के लिए, ठीक है, कोफिशिएंट लिखना है ना। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो अगर 4 पे पावर 4x³ लिखे तो 4 क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। अगर हमने लिखा 6x² पे पावर 5 तो ये 6 आइटम कांस्टेंट है, इसको मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ x² पे पावर 5, है ना। और अगर मैंने लिखा 32x पे पावर 7 तो ये 32x पे पावर 7 के साथ गुना है तो 32 क्या होगा, x पे पावर 7 का कोफिशिएंट, सही है ना। अब सुनना, देखो हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर k इन a x पे पावर p। तुम किताब में देखना हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्म पे होगा, a x पे पावर p प्लस b बटा x पे पावर q पे पावर n। जितना भी कोफिशिएंट वाला सवाल रहता है ना जनरली इसी फॉर्म पे रहता है, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर k इन a x पे पावर p प्लस b बटा x पे पावर q पे पावर n, ठीक है। x पे पावर k का कोफिशिएंट निकालना। अच्छा अभी तुमको पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितना होगा, n+1 होगा। अब बताओ कौन सा टर्म x पे पावर k रखेगा, ये तुमको पता है। इसमें आपको तो खोजना होगा ना, x पे पावर k का कोफिशिएंट मतलब आपको वो खोजना होगा कौन सा टर्म x पे पावर k आता है। तो आपको पता है कि कौन सा टर्म x पे पावर k रखेगा, xp और x³ नहीं ये कैसे पता, ये हमको भी थोड़ी पता, हाँ ये हमको भी नहीं पता और भगवान जी को भी नहीं पता है। तो जब ये सिचुएशन आता नहीं पता है कि कौन सा टर्म रख रहा है x पे पावर k, तो हम मान के चलते कि कोई टर्म रखता है तो कोई दूसरा टर्म, चौथा टर्म, छठा टर्म तो रखेगा नहीं। कौन रखेगा, जनरल टर्म। कौन रखेगा, जनरल। तो ले जनरल टर्म इसमें कौन लेते हैं बताओ, r+1। तो ले r+1 टर्म कंटेन x पे पावर k, जनरल टर्म से बनाएंगे सब। अब तुम इसका r+1 टर्म लिख लो। r+1 टर्म क्या होगा बताओ, r+1
प्लस 1th टर्म बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। एन सी आर फर्स्ट टर्म ए एक्स पे पावर पी पे पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म बी बटा एक्स पे पावर क्यू पे पावर आर आ जाएगा, बोलो सोचो आएगा क्या, यस सर, आएगा ऐसा। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा एन सी आर, ए पे एन माइनस आर आ जाएगा और एक्स पे आ जाएगा पी एन माइनस पी आर, समझ में आ रहा है क्या, इंटू बी पे पावर आर बटा एक्स पे पावर क्यू आर, एक्स पे पावर क्यू आर, समझ में आ रहा सबको। यस अच्छा ये आ जाएगा एन सी आर, ए पे पावर एन माइनस आर, सारा कांस्टेंट को अलग कर लो, बी पे पावर आर और बाकी आइटम जो है एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लो, एक्स पे पावर पी एन माइनस पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा क्या, सोचो, बोलो बोलो बोलो। यस सर, अच्छा अब सुनो, एक्स वाली शक्ल तो यही है और तो कहीं एक्स दिख नहीं रहा। अब ये जो पावर है, अगर ये पावर 10 बनेगा तो ये सारा कांस्टेंट क्या होगा, एक्स पे पावर 10 का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर ये पावर 5 बनता है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। यस सर, अगर ये पावर -1 बनता है तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर -1। तो इसमें अननोन आइटम क्या, आर ही तो अननोन है, आर निकालना। तो आप बताओ, अगर हमको x पे पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना होगा तो यहाँ पे जो पावर आ रहा है उसको 10 से इक्वेट करेंगे, r निकालेंगे, समझ में आ रहा। यस सर, अगर हमको x पे पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना होगा तो ये पावर को 20 से इक्वेट करके r निकालेंगे। हमको बोला है कोफिशिएंट निकालना है किसका, x पे पावर। तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर k, बताओ ये पावर किससे इक्वेट होगा, k से इक्वेट होगा। तो Pn माइनस Pr माइनस QR बराबर K, तो Pn माइनस K बराबर आ जाएगा P प्लस Q इंटू R, हमको R निकालना, देयरफॉर R बराबर क्या आ जाएगा, Pn माइनस K, अब बटा क्या आ जाएगा बताओ, P प्लस Q। अच्छा R के लिए कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होगा क्या, R का वैल्यू -2 आ सकता है क्या, R कभी -2 हो सकता है क्या, नो सर, R कभी हाफ हो सकता है क्या, R 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो कंडीशन होता है ना, ये नहीं कि मुंह फाड़ के यार कुछ भी आ जाएगा। अब मान लिया यहाँ पे R का वैल्यू हाफ आ गया, तो जब R का वैल्यू हाफ आ गया यानी कि जो सवाल पूछा है वो बात नहीं है। अगर R एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आएगा और निगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, समझ रहे हो। यस सर, मतलब अगर ये r का वैल्यू हाफ आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा देयर इज नो एनी टर्म कंटेन x पे पावर k। अच्छा जैसे देखो ये तुम लिखते हो x³ प्लस x प्लस 7 बराबर 0 है ना, हम तुमको बोले इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या आंसर देते हो, x² का कोफिशिएंट 0 आंसर देते हो, काहे, क्योंकि x² वाला टर्म में नहीं है, नहीं समझ रहे हो। अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो सुन लो, अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन या निगेटिव इंटीजर आ जाए या निगेटिव आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वैसा कोई टर्म ही नहीं है। दैट मीन्स वो टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, समझ में आ रहा। लेकिन हाँ अगर r का वैल्यू 3 आया तो बस ये वाला वैल्यू में पटक देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, NC3 a पे पावर n-3 b पे पावर 3। अगर r का वैल्यू 5 है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, NC5 a पे पावर n-5 b पे पावर 5। अरे समझ में आ रहा है क्या। यस सर, तो r क्या बनना चाहिए बताओ, r बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। इतना डिप्थ में कहा जाता है लोग, ये सब चीज पे खास ध्यान रखना। R क्या बनना चाहिए, नॉन नेगेटिव। अब देखो कितना लोग इसको फार्मूला के तौर पे भी यूज कर लेता है, हम जनरलाइज करके बता दिए। तो देखना 99% सवाल इसी फॉर्मेट पे रहता है, उसी फॉर्म पे डायरेक्ट एक लाइन में मुजवानी फार्मूला रख के याद करके लिख देता है, लिख सकते हो आप। ऐसा सवाल नहीं है आपके बुक में, हम अपने आपको एक
फॉर्मेट बना के हम आपको बता दिया और सारा सवाल ऐसे ही बनेगा। लेकिन आपको फार्मूला नहीं याद रखना, आपको तरीका समझना, समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझना। अच्छा सुनो, अगर ये पावर 0 हो जाए तो x वाली टर्म गायब हो जाएगा क्या? अच्छा तो x वाली टर्म गायब हो जाएगा तो सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू बनेगा ना? अच्छा इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है। अगर बोला द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब किसका कोफिशिएंट चाहिए? x पे पावर 0। अरे भैया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, यानी कि x नहीं होना चाहिए। तो x कब नहीं होगा? जब ये पावर बार 0 हो जाएगा तो x पे पावर 0 1 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा? तो जब सवाल में पूछा जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर बोला जाएगा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आपका आंसर आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 0। तो लिखो नोट में, लिखो नोट में, क्या लिखोगे नोट में? फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलो, x पे पावर 0। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म पूछा जाएगा तो आप किसका कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट? x पे पावर 0। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अच्छा आंसर क्या होगा? 0 कब होगा बताओ? किस सवाल का आंसर 0 होगा? जब आपका r का वैल्यू क्या आ जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, मतलब r एग्जिस्ट नहीं करेगा। r एग्जिस्ट कब नहीं करता है? जब वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। जैसे r फ्रैक्शन आ गया, r नेगेटिव में कुछ आ गया, समझ लो ना, नेगेटिव और फ्रैक्शन में r का वैल्यू नहीं आना चाहिए। 0 चलेगा, कूद कूद के चलेगा, 2 3 4 5 10 50 1000 करोड़ आम भी चलेगा। अगर आम क्या होगा? नॉन नेगेटिव। चलो ठीक है, चलो एक जल्दी से तुम हमको बना के दिखा दो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10। फाइंड द कोफिशिएंट, लिख लिया क्या इसको? जल्दी से बना के दिखा दो हमको एक। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 इन 2x क्यूब स्क्वायर माइनस 3y(x), 2x स्क्वायर माइनस 3y(x) पे पावर 11। किसका कोफिशिएंट निकालना है? x पे पावर 10 का। तरीका क्या बताया? आप r प्लस 1th टर्म लिखो। आप क्या लिखो? r प्लस 1th टर्म, ठीक है। और उसके बाद r प्लस 1th टर्म में जो x वाली टर्म आएगा उस पे जो पावर आएगा उसको किससे इक्वेट करना? बोलो 10 से। r का वैल्यू निकालना, पुट कर देना, समझे क्या? जल्दी बनाओ।
8%. Yes, sir. कोफिशिएंट लिखिए कितना आ रहा है आंसर, 11. सॉल्व कीजिए ना इसको। पहले आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, लेट r प्लस 1 इस टर्म, सब में हमने लिखेंगे, दो बना रहे हैं तो लिखते थे कंटेन x पे पावर 10। मान लिया कि r प्लस 1 इस टर्म जो है x पे पावर 10 रख रहा है ना। इसका मतलब हम r प्लस 1 इस टर्म लिखेंगे बेटा, ये क्या आएगा 11c r प्लस 1 इस लिखना है, तो यहाँ r आ जाएगा बेटा। Yes, sir. अब तरीका क्या होता है, पहला टर्म देखो, पहला वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर पे पावर इंडेक्स और बेस का डिफरेंस। फिर दूसरा टर्म क्या है 3/x या -3/x, बताओ हमको -3 by क्या है, -3/x पे पावर r। अब क्या करना है, इसमें जितना कांस्टेंट वैल्यू उसको अलग कर लो, 11cr 2 पे पावर 11 माइनस r, x पे कितना आएगा 22 माइनस 2r माइनस 3 पे पावर r अब बटा x पे पावर r, है ना। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो बिना x वाली है, तो ये और ये एक साथ लिख लो, 11cr 2 पे पावर 11 माइनस r माइनस 3 पे पावर r, x पे पावर 22 माइनस क्या आ जाएगा 3r। ये समझ में आया 3r कैसे हुआ, Yes, sir. ये r उचक के ऊपर चला गया, तो पहले से 2r था और एक r घट गया, तो 22 माइनस 3r हो जाएगा क्या, Yes, sir. कि लिखना पड़ेगा पूरा। No, sir. अब चलो, अब इस पावर को मन मर्जी जो बना सकते हो, ये पावर वेरिएबल पावर है ना, क्योंकि ये पावर बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, r पे। ये पावर डिपेंड कर रहा है बेसिकली r, तो इस पावर को मन मर्जी आप बना सकते हैं, मन है 10 बनाए, मन है 20 बनाए, मन है 50 बनाए, मन है 1000 बनाए, लेकिन बनाएंगे तो वही जो सवाल करता है। तो आपको सवाल क्या बोला है, x पे पावर 10 का कोफिशिएंट, तो इस पावर को आप किससे इक्वेट करेंगे, है ना। Yes, sir. तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 22 माइनस 3r को क्या करेंगे 10 से इक्वेट करेंगे, 3r का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, r का वैल्यू क्या आ गया 4। अब देखेंगे कि ये r जो आया ये सही है या गड़बड़ है, ये जो r आया ये सही है या गड़बड़ है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इतना सोचना होगा, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है ना, r का वैल्यू हाफ आता है तो यहाँ पटकने लगता है हाफ, उसके बाद आंसर लिख देता है, r का नेचर जानना होगा। तो इसका मतलब आपको कोफिशिएंट मिलेगा, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो गया बताइए, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट जो आपको आंसर में चाहिए क्या आ जाएगा 11c4 कांस्टेंट वाली वैल्यू 2 पे पावर 11 माइनस 4 और माइनस 3 पे पावर। अच्छा ये बताओ -3 पे 4 बार, -3 को 4 बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा। तो -3 को 4 बार गुना किया तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 4 81 और 2 के पावर 7 और गुना 11, ये आपका आंसर आएगा क्या बोलो, Yes. 2 पे पावर 7 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 32 64 128 128 गुना 81 कर सकते हैं। 11c4 का भी वैल्यू बहुत आसान है, 11 गुना 10 गुना 9, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 अब आई 24, 4 फैक्टोरियल 24, समझ रहे हो, Yes. सबको समझ में आ रहा है बेटा। सर जो जनरलाइज करके लिखवाया था उसमें वैल्यू पटक के देख लेते, नहीं सर करके दिखा दीजिए क्योंकि कर रहा नहीं आ रहा है। नहीं कैसे आएगा 100% आएगा। हमने क्या बोला था, आर निकालने का तरीका, आर निकालने का तरीका बताया था, आर का वैल्यू होता है Pn माइनस क्या बताया था K डिवाइडेड बाई P प्लस, देखो आ रहा है एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। P कितना है 2 है, एक्सप्रेशन पे ध्यान दे, फोकस, P कितना है 2, Q कितना है 1, x पे 1, अरे एक्सप्रेशन जो बताया था 8x पे पावर P
प्लस बी बटा एक्स पे पावर क्यू पे पावर एन। पी कितना है 2, क्यू कितना है 1, एन कितना है 11। तो 2 गुना 11 और कोफिशिएंट चाहिए 10 का, पी प्लस क्यू मतलब 2 प्लस 12/3 4 आया क्लियर। और आपका आंसर क्या होता था, आंसर का कोफिशिएंट क्या होता था, अगर किसी को कोफिशिएंट याद रखना है तो कोफिशिएंट होता था NCR a पे पावर n माइनस r b पे पावर, यही तो था कोफिशिएंट। आपका आंसर हो जाएगा NC4 मतलब 11C4, a पे पावर मतलब a क्या है 2, a2 2 पे पावर 7, b क्या है माइनस, आ रहा है कि नहीं? तो ये फार्मूला पे नहीं, तरीका में तो समझो ना, तरीका में बता दिया जान, लेकिन सारा सवाल बन जाएगा इसी तरीके से। आगे चलो, यही अगर सवाल में बोलता को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना, क्या करता, पावर को हम इक्वेट करते 0। एक सवाल भी करो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। in 3x square minus 1/2x पे पावर 10 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। पता नहीं कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, तो लिखेंगे लेट, कैसे लिखेंगे, r plus 1x टर्म b इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब समझते हो, x से फ्री होना चाहिए। r plus 1x टर्म लिखोगे क्या इसका, ऐसे तो फार्मूला एकदम एक लाइन में बना लोगे, a कितना है 3, b कितना है बताओ। अभी जो कंपेयर करना होगा अगर वो एक्सप्रेशन से, तो a कितना है 3, b कितना है 2 माइनस हाफ कांस्टेंट, p कितना है 2, q कितना है 3, n कितना है 10, k यहाँ पे क्या लेंगे 0, अरे x पे पावर 0 उसे डायरेक्ट है, लेकिन चलो ठीक है, cr plus 1 क्या हो जाएगा बताओ, 10cr 3x स्क्वायर पे पावर क्या आएगा 10 माइनस इंटू माइनस 1/2 x³ पे पावर क्या आएगा r, 10cr 3 पे पावर 10 माइनस r, x पे टोटल आएगा 20 माइनस 2 और यहाँ आएगा माइनस 1/2 पे पावर r डिवाइडेड बाय x पे पावर 3r। समझ में आ रहा है क्या? अब ये कांस्टेंट आ जाएगा माइनस 1/2 पे पावर r 10cr, ये लिख लेता हूँ इंटू 3 पे पावर 10 माइनस इंटू माइनस 1/2 पे पावर x पे कितना पावर आएगा 20 माइनस 5, ये भी ऊपर जाएगा। अब पूछा गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या करेंगे, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या किया जाएगा, इस पावर को 0 से इक्वेट किया जाएगा क्या, बोलो पावर 0 होगा तभी तो x वाली टर्म गायब होगा, x वाली टर्म नहीं चाहिए आपको, तो 5r बराबर 20, तो r आ जाएगा 4। क्या ये सही r है या गलत r है, तो आपका आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा 10c4 इंटू 3 पे पावर 10 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 पे पावर 4। ये आंसर आ जाएगा 10c4 3 पे पावर 6 इंटू माइनस 1 पे 4 पावर 1 आ जाएगा और 2 पे पावर 4, यही आंसर। ठीक है क्या, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसमें कौन वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आया ना, कौन सी पोजीशन वाली टर्म, r अगर 4 आया तो r plus 1 5 मिनट, अगर पोजीशन ऑफ टर्म पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा 5,
अगर पोजीशन ऑफ टर्म पूछेगा तो हमारा आंसर होगा 5, और उस टर्म का वैल्यू पूछेगा तो ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes. उस टर्म का वैल्यू है। अच्छा एक और बात समझ लो, एक और बात समझ लो, बड़ा अच्छा बात बता रहे हैं, नोट लिखना। चलो ये एक्सपेंशन मैंने तुमको सिखाया ही है, मैंने बताया ही है। 1 प्लस एक्स पे पावर n का एक्सपेंशन तो बताया है हमने आपको, याद रखिएगा। ये तो बताया पहले भी, nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब, इसी तरह से ncn x पे पावर। अच्छा सब जगह x दिख रहा है, अगर यहाँ पे x दिखाना होगा तो x पे पावर 0 लिख दे क्या? अब कुछ विजुलाइज कर रहे हो इससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इस सीक्वेंस को देख के कुछ समझ में आ रहा है? x पे पावर 0 है तो कोफिशिएंट nc0 आ रहा है, x पे पावर 1 है तो कोफिशिएंट nc1 आ रहा है, x2 है तो कोफिशिएंट nc2 आ रहा है। यानी कि इसके एक्सपेंशन में अगर x पे पावर 10 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? nc2। अगर इसके एक्सपेंशन में x पे पावर 20 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या होगा? nc2। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर इसके एक्सपेंशन में x पे पावर 100 का कोफिशिएंट पूछा जाए nc100। तो याद रखना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो नोट में लिख लो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर r इन 1 प्लस x पे पावर n क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ncr हो जाएगा क्या? बताया जाए, बोला जाए। अच्छा जब मैं एक्सपेंशन लूंगा 1 माइनस x पे पावर n तो क्या होगा? जहां जहां मार्केट में x है वहां -6 आ जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा nc0, यहाँ आएगा -nc1x, क्योंकि ये -6 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, तो nc2x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा -nc3x क्यू आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा ncn और -x पे पावर n आ जाएगा क्या? बताओ अब तुमको क्या लग रहा है? सुनो, अगर तुम देखो x के साथ आ रहा है -nc1, x स्क्वायर के साथ आ रहा है nc2, x क्यूब के साथ आ रहा है -nc3, तो कोई बताएगा x पे पावर r के साथ क्या आएगा? x पे पावर r के साथ आएगा -1 पे पावर r ncr आएगा। सोचो आएगा क्या? आएगा, जरूर आएगा। देखो r का वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 पे पावर 1 -nc1 हो गया ना, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 पे पावर 2 प्लस nc2 आ गया, r का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ गया? -nc3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर r इन 1 माइनस x पे पावर n, क्या आंसर हो जाएगा? -1 पे पावर r इंटू ncr, -1 पे पावर r इंटू ncr। भुला नहीं जाना इस, ठीक है? अरे तुमको बताओ, पूछेगा अगर कोई 1 प्लस x पे पावर 100 में कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 50 क्या होगा आंसर? बताओ। 100c50 हो जाएगा क्या? डायरेक्ट। अगर पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस x पे पावर 100, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 इन x पे पावर 10 इन 1 माइनस x पे पावर 100, क्या आंसर हो जाएगा? -1 पे पावर 10 होगा क्या? और 100c10 होगा, -1 पे पावर 10 क्या हो जाएगा? +1, आपका आंसर हो जाएगा 100c।
समझ में आया? Yes. बोलो। Yes sir, yes sir. चलो अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 in 1 plus x पे पावर n डिवाइडेड बाई x पे पावर 4। हाँ तो सर 3 हाँ, कोफिशिएंट हम पूछ रहे हैं x पे पावर 3 का, 1 प्लस x पे पावर n बटा x पे पावर 4। जल्दी बताओ जरा, एक लाइन में बताना ये सब चीज, 1 सेकंड में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप सुनो, हाँ वाह गजब, NC7 सही है बेटा। देखो हमने बोला x पे पावर 3 इन होल में, पूरे में, तो ये तो सिंगल टर्म है, बाइनोमियल तो ये, एक्सपेंड तो ये होगा। तो तुम सोचो इसमें कौन सा टर्म खोजा जाए जिसमें x पे पावर 4 से डिवाइड करके x क्यूब बन सकता है। इसका कौन सा टर्म x पे पावर 4 से डिवाइड करके x क्यूब देगा। इसका x पे पावर 7 वाली टर्म अगर लिखा जाए, x पे पावर 7 वाली टर्म लिखा जाए, तो x पे पावर 7 को अगर x पे पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा क्या। तो इस पूरे में x पे पावर 3 खोजने का मतलब है हम इस बाइनोमियल में क्या खोजें, x पे पावर 7, क्योंकि x पे पावर 7 अगर हम खोजें तो इसका x पे पावर 7 वाली टर्म और x4 मिला करके क्या कर देगा, x क्यूब कर, समझ रहे हो। यानी कि x पे पावर 7 में जो कोफिशिएंट इसका आएगा वही इस पूरे में किसका कोफिशिएंट आएगा, x क्यूब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NC7 हो जाएगा क्या। चमका, ये सब आदत बनाओ, फास्ट बनेगा, नहीं तो चक्कर में आ जाओगे, कितना मेहनत करोगे। आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है इस तरह का, आगे बहुत जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लिया कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर -5 इन 1 प्लस x पे पावर n बाई x पे पावर 10, x पे पावर -5 का कोफिशिएंट, x पे पावर -5 तो इसमें एवे नहीं करेगा। सोचो कितना आएगा इसमें, x पे पावर -5 लाने का मतलब है ऊपर में नीचे 10 है, तो ऊपर में x पे पावर -15 चाहिए, तब ना x पे पावर 10 से डिवाइड होगा तो x पे पावर -5 आएगा। है तुमको लगता है कि इसको एक्सपेंड करने के बाद x पे पावर -15 कहीं आएगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन में तो पावर बढ़ता है। 5 ना रहेगा, हैं? 5 ना, -5। हाँ अच्छा सॉरी हाँ -5 हाँ 5 आएगा तो आ जाएगा x पे पावर, हाँ सही, 5 आएगा तो x पे पावर -5 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या खोजना है, x पे पावर 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बताओ, NC5 हो जाएगा, समझ लो। अच्छा अगर बताओ, देखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 9 इन x क्यूब इंटू 1 प्लस x पे पावर 20। अब बताओ, अब यहां देखो बाहर x क्यूब है, हमको x पे पावर 9 बनाना, तो इसका कौन सा टर्म x पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करके x पे पावर 9 बनाएगा, x पे पावर 6 वाली है। तो इसमें x पे पावर 6 वाली कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरे में क्या दे देगा, x पे पावर 9, x पे पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ इसमें, NC6 मतलब BC6 26
समझ में आया बोलो? Yes. अरे समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. अच्छा तो अब ये जो है ना लिखो, होमवर्क का पूरा एक्सरसाइज बनाओ और अगले क्लास इसको कंप्लीट कर देना। एक्सरसाइज एग्जाम्पल जितना बना सकता है सारा खत्म करो इसको, है ना। अब कितना पढ़ाएंगे, स्टार्ट करना पॉर्ट्रेट, ठीक है बोलो Yes. बताओगे? बोलो भाई। ठीक है, ओके। तुम समझ रहा भाई? हैं? पक्का? सर